गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरी ऑडियो क्लियर जा रही है ना आप लोगों तक? गुड इवनिंग। यस सर। चलिए ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़िए। यस तो आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट का तीसरा लेक्चर देखने वाले हैं और जो पोर्शंस आज के लेक्चर में होंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आप लोगों को बहुत कंसंट्रेशन से देखना है क्योंकि इस चीज की रिलेशन आने वाले चैप्टर्स में रहेंगे। जैसे आप 12th में कुछ और चैप्टर्स पढ़ोगे, सॉल्यूशन जैसा एक चैप्टर 12th में आएगा, तो इन सब चीजों का नॉलेज यदि नहीं रहेगा तो वहां फंसोगे थोड़ा सा, ठीक है ना? तो चलिए लेट्स बिगिन, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज लास्ट क्लास में हम लोग डील कर रहे थे अबाउट एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है, उससे जल्दी से बता दो क्या होगा। इट इज द डैश फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। सर सिंपलेस्ट। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। ये किसी कंपाउंड का सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है एंड रिप्रेजेंट्स द डैश सिंपलेस्ट रेशियो। यस, एंड रिप्रेजेंट द सिंपल होल नंबर रेशियो, है ना? सिंपल होल रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल। गॉट इट? जैसे कि यदि मैं आपसे पूछूं एक पल के लिए C2H5OH इथेनॉल, तो कोई बच्चा मुझे इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बता सकता है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? सर सेम हो जाएगा सर। सेम ही हो जाएगा क्योंकि कुछ तो कटने वाला नहीं है। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सब यदि साथ में भी लिख दे C2H6O आ रहा है तो कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो सेम ही होगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला इसकी और इसकी सेम ही होगी, सेम होगी। स्टूडेंट जरा सा मुझे आप एसिटिक एसिड का बता दोगे क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला? चलिए, एसिटिक एसिड का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? CH2O। CH2O। चलिए देखते हैं। देखो, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है। यदि हम लोग रेशियो ले 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा, ठीक है ना? तो C1H2 और O, ठीक है ना? यदि मैं हाइड्रोजन परऑक्साइड का पूछूं तो बहुत आसानी से आप बता सकते हो सर HO। HO। अच्छा, यदि मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द एम्पेरिकल वेट ऑफ ग्लूकोज, व्हाट इज द एम्पेरिकल वेट ऑफ ग्लूकोज, कौन बच्चा मुझे एम्पेरिकल वेट ऑफ ग्लूकोज बताएगा? सर 30U। 30U। चलिए देख लेते हैं। देखो, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। यदि इसका हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखे तो क्या होगा? CH2O। काटेंगे ना, 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा, 6 1 जा 6 हो जाएगा, C1H2O। तो ये 12 और ये 2 14 और ये प्लस 16, तो आ जा रही है 30U, है ना? चलिए ये दिमाग में रखिएगा। मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का याद करने बोला था आप लोगों को। तो 180। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, रोहित भी इसी बैच में है क्या? यस सर। रोहित बेटा, आपने जो क्वेश्चन पूछा था ना वो मोलैरिटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो जब हम लोग मोलैरिटी पढ़ लेंगे तो वहां पे डिस्कस होगा। ओके, चलिए। ओके सर। अब चलो, ये वाला क्वेश्चन तो हम लोग देख लिए थे लास्ट क्लास में, हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डील किया था एंड आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से बना लिया होगा। ZnCl2i। चलो, आप लोगों को मैं ये वाला क्वेश्चन बनाने बोला था एज अ होमवर्क। कितने बच्चों ने इसको बनाया? ये होमवर्क थी आपकी लास्ट क्लास में और मैंने यहाँ तक बनाए हैं। MgSO4.7H2O। वेरी गुड वेरी गुड। बट मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक किया है और कौन बच्चा इसको पिक कर सकता है उस मिस्टेक? 9.76 डिवाइडेड बाय 24 होगा। हाँ, एटॉमिक रेशियो या मॉलिक्यूलर रेशियो जो होती है वो परसेंट डिवाइडेड बाय मास होता है, ठीक है ना? परसेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास बोलो या एटॉमिक मास बोलो, जो, ठीक है ना? परसेंट डिवाइडेड मास, तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये थोड़ा आप लोग चेक कर लीजिएगा। ओके, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है।
अंडरस्टूड। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया था? 9.6 डिवाइडेड बाय 24 कितनी आई थी? 0.4। बहुत अच्छे। नेक्स्ट बॉय, कितना आया था? 13.01 डिवाइडेड बाय 32 कितना आया था? 0.4। यस, इसकी भी 0.4 है। बाकी बच्चों ने नहीं ट्राई किया क्या इसको? 1.62। डिवाइडेड बाय 16 1.62। वेरी गुड। 51.22 डिवाइडेड बाय 18 2.84। 2.84। चलिए, तो हम लोग यदि 0.4 को किससे डिवाइड करेंगे? सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है? सबसे छोटा वाला से डिवाइड। 0.4 ही से करेंगे। यस, तो आ जाएगी कितनी? 1। यहाँ पे भी आ जाएगी 1। यहाँ पे कितनी आ जाएगी? अप्रॉक्स 4। और यहाँ पे 7। 7। फॉर्मूला क्या आ जाएगा? MgSO4.7H2। चलिए, चलो ये आप लोगों ने बना लिया और इसको आई सपोज आप लोग समझ गए होंगे, ठीक कर लिए होंगे। चलो, इसको मैंने होमवर्क दिया था, कितने बच्चों ने बनाया? सर बना लिए सर। चलो बताओ, कार्बन कितना है? 7। 7। सर C7H6O2। आई नो, बट यहाँ पे कॉम्पोजिशन मुझे बता दो कितना आया। आप डायरेक्ट आंसर ना। 68.74। 74 आएगा कि 84 आएगा? 74। 84 आएगा, ध्यान से देखो। 4.92 और 26.24 कंपेयर कर दो, 68.84 आएगा बेटा। ओके, चलिए। एटॉमिक मास कार्बन की 12 होती है, ऑक्सीजन की 16 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है। चलिए बताइए यहाँ पे कितना आया था? 5.7। 5.7। वेरी गुड। यहाँ पे 1.6। 1.6। यस सर 1.64। हाँ। चलिए, और इसका 4.92। यस, वेरी गुड। आप देखिए 5.7 को यदि 1.6 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है? 3.5। यस, 3.5 के आसपास आ रहा है, ठीक है ना? और यदि यहाँ पे मैं 1.6 को 1.6 से करूँ तो चलो 1 ही आ रहा है, और यहाँ पे 4.9 को यदि 1.6 से करूँ तो लगभग 3 माना जा सकता है इसको, है ना? 16 3 या 48 मान सकते हैं। बट हम देख रहे हैं कि एक तो फ्रैक्शन में आ जा रहा है। अब 3.5 को तो आप इग्नोर कर नहीं सकते हो बच्चों, क्या इग्नोर कर सकते हो क्या? नहीं ना। 3.2 रहता, 3.3 रहता तो समझ आता है, इग्नोर कर दे। 3.5 तो इग्नोर नहीं कर सकते। तो बेटा जब ऐसे केस आ जाए तो आपको थोड़ा राउंड ऑफ, 2 से इंटू कर देंगे सर। इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ये 7 हो जाएगी, ये वाली 2 हो जाएगी, और ये वाली 6 हो जाएगी, ठीक है ना? तो आई सपोज आ जाएगा क्या? C7H6O2। कितने बच्चों ने इसको बनाया था? सच बोलना मुझे। सर हम बनाए थे सर। और कोई बच्चा? जो बच्चा आंसर दे रहा, ऑब्वियस सी बात है उन्होंने तो बनाया ही होगा, बट आई रिक्वेस्ट कि आप लोग सब बनाओ, ठीक है ना? ये वाली भी चीज डिस्कस हुई थी। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में एक रिलेशन होता है। ओके, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होती है? इट रिप्रेजेंट द डैट्स फार्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल। सर एक्चुअल फार्मूला। इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल फार्मूला ऑफ एनी मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल का एक्चुअल फार्मूला को रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है ना? और मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में क्या रिलेशन होता है, कौन बताए? N into empirical formula। सर n into empirical formula। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, अब एन क्या होता है बालको? एन इज व्हाट? Molecular weight by सर empirical weight। मॉलिक्यूलर मास बाय empirical formula मास। यस, मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पेरिकल वेट बोलो, या मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पेरिकल फार्मूला। वेरी गुड। चलिए, मुझे आप बताइएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड? सर 2। 2 होगी, ठीक है? क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट आप देखोगे तो 34 आएगा, है ना? और 34 आएगा H2O2 का, Yes sir। है ना? 16 और 2 32, और ये 34, और HO का देखोगे तो 17। 70 आएगा। तो इसके आगे, ओके, तो ये तो आप लोगों को बहुत भली बात ही देख लिए होंगे।
ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस करवा दिया था, आप लोग प्लीज एक बार और इसको सॉल्व कर लेना। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, तो कितने बच्चों ने इसको बनाया? सर बना लिए। चलिए बताइए जल्दी जल्दी मुझे क्या क्या आया। यहाँ पे चलो जो जो कंपाउंड है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मैंने लिख लिया। कार्बन 40% है, यहाँ पे 6.7% है, दिस वन इज 53.3%। यहाँ पे 12 लिख दिए इसका एटॉमिक मास, इसका 1 लिख दिए, इसका 16 लिख दिया। अब चलिए यहाँ पे कितना आया जल्दी बताओ। 3.33। वेरी गुड वेरी गुड। देखो ये बच्चा सॉल्व करता तो आंसर दे रहा, बाकी बच्चे प्लीज आंसर दीजिए। यहाँ कितना है? 6.7 परसेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, दिस वन। यस सर 3.33। 3.33 मान सकते हैं इसको भी। अब यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो यहाँ पे हमें जो मिला अभी, कौन सा फॉर्मूला मिला है ये? एम्पेरिकल फॉर्मूला। यस। अब आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जाने के लिए एन निकालना है। मॉलिक्यूलर मास आपको एग्जाम क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 है, और एम्पेरिकल मास कितनी है इसकी? 30। तो एन आ गया आपका 2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितनी हो जाएगी इसकी? C2H4O2। वेरी गुड वेरी गुड। इसी तरह ट्राई करना। देखो मैं होमवर्क देता हूँ तो देख आप लोग करना है, ठीक है ना। होमवर्क मीन्स कि आप लोग यहाँ पे हो कि चीजों को करके आओगे। चलिए आगे बढ़े हम लोग। लेट्स मूव। केमिकल इक्वेशन। देखो अब मेन कहानी शुरू होगा इस चैप्टर का। अभी तक की जो डिस्कशन थी वो तो बहुत सिंपल डिस्कशन था, एंड आई होप वो बेसिक चीजें हैं, मतलब केमिस्ट्री को बेसिक लेवल में समझने के लिए वो सारी चीज आपको जानना जरूरी है। बट हाँ, 2 क्लास तो लगभग आप लोगों ने इस चैप्टर का पढ़ा, जो काफी बेसिक चीजें हैं। अब हम लोग मेजर पार्ट में आते हैं, केमिकल इक्वेशन। अच्छा, केमिकल इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं? जूनियर क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, कितने टाइप के? 2 टाइप के केमिकल इक्वेशन। कौन कौन सर? बोलिए। नहीं मालूम? केमिकल इक्वेशन नॉर्मली 2 टाइप होती है। एक होती है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, है ना। दूसरा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, है ना। स्केलेटल इक्वेशन, और दूसरा हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। अच्छा, कौन बच्चा मुझे बताएगा कि हम लोग इक्वेशन को जो बैलेंस करते हैं किस लॉ को वेरीफाई करने के लिए? Law of conservation of mass। मास। वेरी गुड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग इक्वेशन बैलेंस करते हैं। अब आप लोगों को ये बात मालूम है फैक्ट कि नॉर्मली जो इक्वेशन लिखना चाहिए उसको तो बैलेंस्ड फॉर्म में ही लिखना चाहिए, क्योंकि आप इस चैप्टर में जितने भी कैलकुलेशंस करोगे मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको बैलेंस करके ही आगे प्रोसीड करना है। हाँ, कुछ ऐसे मेथड भी आपको सिखाऊंगा मैं कि बैलेंसिंग काफी टफ है और बैलेंसिंग नहीं हो पा रहा है, तो बिना बैलेंसिंग के भी करना मैं सिखा दूंगा। बट पहले बेसिक वाला चीजों को सीख लेना है। ओके, तो केमिकल इक्वेशन को यदि मैं डिफाइन करूं तो मैं लिख सकता हूं अ बैलेंस्ड अकाउंट ऑफ। अच्छा, आप लोगों की तरफ बारिश शुरू हुआ कि नहीं? यस सर, अभी शुरू हुआ। यस सर। इधर काफी तेज बारिश हो रहा है। बस 2 ही आदमी के घर तरफ बारिश हो रहा है और किसी के नहीं? तो बारिश शुरू हुआ नहीं, होने वाला है। इधर तो काफी स्टार्ट हो गया तेज। अच्छा, किसी के यहाँ पहले से भी हो रहा है। वेरी गुड। चलिए, केमिकल इक्वेशन को यदि हम लोग डिफाइन करें तो केमिकल इक्वेशन बेटा देखो नॉर्मली क्या होता है। कोई भी केमिकल इक्वेशन में, मतलब सॉरी, कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो सारे एलिमेंट्स और एटम्स इन्वॉल्व रहते हैं वो किस तरह आपस में कंबाइन करती है और जब प्रोडक्ट बनाती है, तो हम लोग केमिकल इक्वेशन जो लिखते हैं तो नॉर्मली ये क्या होती है, एक बैलेंस्ड अकाउंट होती है, जहां पे हम लोग जानते हैं कि जितना एटम्स था किसी एलिमेंट का रिएक्टेंट में उतना प्रोडक्ट में भी रहना चाहिए। तो केमिकल इक्वेशन का रियल मीनिंग तभी निकल के आता है जब हम लोग बैलेंस्ड लिखें। ओके, जब एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखे, ये दिमाग में रखिए। ओके, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन इज रिक्वायर्ड मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन को करने के लिए। चलो अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि एक बैलेंस्ड इक्वेशन से कितने सारे इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो।
मैं एक एग्जांपल लेता हूं सिंपल, इसका नाम क्या है, कोई बताएगा? सब पोटासियम पर क्लोरेट। क्लोरेट, पर क्लोरेट ClO4 होता है, ठीक है, दिस इज क्लोरेट। जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है कि पोटासियम क्लोरेट को यदि हीट कर दिया जाए, ओके, और एक कैटेलिस्ट भी ले लो आप, मैंगनीज डाइऑक्साइड एक कैटेलिस्ट लिया जाता है, बट हटाओ, कैटेलिस्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। बट मुझे एक बात बताओ, प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा यहाँ पे, मालूम हो ना आप लोग? KCl और O2। ठीक है ना? अब चलिए फटाफट मुझे बैलेंस करके बता दीजिए, इसको हम लोग बैलेंस करते हैं तो क्या होता है, जल्दी से। नहीं नहीं मालूम? 2 2 3। यहाँ पे 2KClO3 हो जाएगा, यहाँ पे 2KCl हो जाएगा, और यहाँ पे 3O2 हो जाएगा। अब मैंने इसको बैलेंस कर दिया, तो बेटा इसका मतलब सिर्फ यही आपको नहीं समझ आ रहा है कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, इससे कितना सारा इंफॉर्मेशन मैं दूंगा, अभी आपको ध्यान से देखना। देखो, मैं एक चीज आपको बोलूंगा, आप बोलना कि सर सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। 2 moles of KClO3 decomposes to give 2 moles of KCl and 3 moles of O2। क्या मैं ये जो बोला सही बोला कि गलत बोला, ये मुझे बताना। सर सही है सर। बिल्कुल सही। मैंने 2 मोल लिया KClO3 का, तो वो डिकम्पोज होके मुझे मिला 2 मोल KCl का, क्योंकि आगे में 2 लिखा हुआ है, और 3 मोल ऑक्सीजन। ठीक है ना? सही स्टेटमेंट है, कोई गड़बड़ी नहीं है। चलिएगा, आप देखिएगा, मैं यदि लिखूं 2 into 122.5 ग्राम of KClO3 decomposes to give 2 into 74.5 gram of KCl and extremely sorry, एक सेकंड रुक जाइएगा, पेन ड्रॉप हो गया थोड़ा सा। पेन स्लिप कर गया। चलिए, 2 into 74.5 gram of KCl and 3 into कितना 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। जल्दी बताइए, क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस सर। यस सर। यस सर। यहाँ पे ऑक्सीजन लिख देना चाहिए, O2 लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा। देखो, 2 into 122.5 बोलने का मतलब क्या है? KClO3 का आप मॉलिक्यूलर मास देखोगे कितना आता है, 122.5 ग्राम आता है, 1 मोल का मास, तो 2 मोल है, 2 into 122.5 ग्राम। KCl का एक का कितना आता है, 74.5। ये तो याद रखिएगा बेटा, 39 + 35.5, क्योंकि एग्जाम में ये वाले सिंपल वाले आपको याद रहना चाहिए। ऑक्सीजन का 32 होता है, तो 32 into 3 ग्राम। कोई दिक्कत? ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है। तीसरा इंफॉर्मेशन देखिएगा, 2 into 122.5 कितना हो जाएगा, 245 क्या? यस सर। 245 ग्राम ऑफ KClO3 gives 149 लिख दे, कोई दिक्कत? नो सर। 75 149
149 gram of KCl and 3 into 22.4 liter of O2. ये इंफॉर्मेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? CH4 ठीक है। अब उसको कंबशन मतलब किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ, O2 O2 के साथ। कोई भी हाइड्रोकार्बन जब बर्न होता है तो क्या मिलता है? CO2 plus H2O। ओके, क्या मैं इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकता हूँ? तब बैलेंसिंग में ही फंस जाते हैं हम। बैलेंसिंग में फंस जाते हो? यस सर। बैलेंसिंग का नियम सिखा देते हैं, सुनो। सर सेम प्रॉब्लम। हमेशा स्टार्ट करो उससे जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स है। आपको किसमें लग रहा है? ए, एकदम इजी ट्रिक है, तुरंत सीख जाओगे। आपको ABCD में सबसे ज्यादा एटम किसमें लग रहा है? ए में लग रहा है। अब उसमें आपको वही चीज को टच करना है जिसमें सबसे ज्यादा एटम। इसके अंदर में जिसमें सबसे ज्यादा एटम है उसको टच करो। किसका एटम सबसे ज्यादा है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन 4 है, तो इधर भैया आप 4 कर लो, ठीक है ना। नेक्स्ट उसका दूसरा वाला को टच करो। कार्बन 1 है, कार्बन इधर भी 1 है, छोड़ दो। ऑक्सीजन देख लो, इधर 2 है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 4 है। हो गया? यस सर। दुनिया का कोई भी 90% इक्वेशन इस ट्रिक से बैलेंस होता है। ओके, अब क्या करें? चलिए, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका कितना मोल है? 1 मोल। यस सर। इसका 2 मोल। यस सर। इसका 1 मोल। इसका 2 मोल। ठीक है ना? अच्छा बच्चों, मैं एक बार थोड़ा पूछ लेता हूँ कि आप लोगों को मोल का फॉर्मूला याद है कि नहीं? बड़ा लफड़ा हो जाएगा नहीं तो। मोल्स का फॉर्मूला मास के टर्म में जल्दी बताओ तो। सर गिवन मास बाय मोलर मास। वेरी गुड। कोई बच्चा दूसरा बताएगा कि नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं तब मोल्स का क्या फॉर्मूला होगा? नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। आपको वॉल्यूम दिया हुआ है तब मोल का क्या फॉर्मूला होगा? वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। सारे गैस एसटीपी पे कितना ऑक्युपाई करते हैं? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर को हम लोग 22,400 मिलीलीटर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। 22,400 सेंटीमीटर क्यूब बोल दूं, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। 22.4 DM क्यूब बोल दूं, कोई दिक्कत? नो सर।
No, sir. ये सेम कन्वर्सन है। अब चलिए भैया आपसे पूछा है अमाउंट ऑफ वाटर, अब पानी कितनी बनेगी। देखो साफ देख रहे हो आप कि 1 मोल मीथेन से कितना मोल वाटर बन रहा है? 2 मोल। 2 मोल। तो भैया मान लो मैं मीथेन का 1 मोल कितना ग्राम होता है? 16 ग्राम से 16 ग्राम। 12 4 16। और ऑक्सीजन का 1 मोल कितना होता है? ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, वाटर का 18 32 18 18 होता है। कितना हो जाएगा? 32 36 कौन है? 36 ग्राम, ठीक है ना। चलिए मजा आ गया, समझ गया, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कौन मुझे सॉल्व करके बताएगा? सिमिलर क्वेश्चन है, बट आप लोग अभी लर्नर्स हो तो इसलिए मैं आपको पहले सीढ़ी चढ़ना सिखा दूं, तब तो फिर सर हाफ मोल सर। बहुत सही, बहुत सही। चलिए बाकी बच्चे, चलिए सेम कहानी है। CH4 है, O2 है। यस सर, हाफ मोल। वेरी गुड। CO2 बना, H2O बना, बैलेंसिंग करोगे तो कहानी आपकी बैलेंस हो जाएगी, है ना। तो हम भी यहाँ पे भी यही है, 1 मोल से बने 2 मोल और कार्बन डाइऑक्साइड बनी 1 मोल, ये 2 मोल। अब आपको पूछा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन जरूरत है 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, है ना। मीथेन का कितना मोल जरूरत है? आई रिक्वेस्ट कि किसी का ऑडियो ऑन है प्लीज बंद कर लीजिए। हाँ, तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल का कितना अमाउंट होता है, जल्दी बता दो। 44 ग्राम। 44 ग्राम। चल ठीक है, 44 ग्राम के लिए मीथेन चाहिए 16 ग्राम। कोई दिक्कत आप लोगों को? है ना। चलिए अब बच्चा आपसे बोला गया है कि नहीं बेटा हमको 22 ग्राम चाहिए, हमको ना चाहिए 44 ग्राम, तो आपको मीथेन कितना चाहिए थे? यदि कार्बन डाइऑक्साइड 8 आधा हो ग्राम। गया, 8 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड आधा हो गया तो ये भी आधा हो जाएगी, है कि नहीं। 8 ग्राम। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था, सबने बना लिया होगा। बट अभी मैं एक छोटा सा आपको ट्रिक बताऊंगा। ये ट्रिक से बढ़िया बढ़िया केमिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना आसान हो जाता है, क्योंकि आपने तो जूनियर क्लास में सीख ही लिया है कि मोल क्या होता है, और यहाँ पे भी मैंने समझा ही दिया। और मोल को यूनिटरी मेथड से भी बनाया जाता है वगैरह वगैरह, ये सब तो आपको मालूम है। बट चलिए एग्जाम में तो आपको समय बचाना है, फास्ट कैलकुलेशन करना है ना। तो एक ट्रिक बताता हूँ, चलिए ध्यान से देखिएगा। सब बच्चे अवेलेबल है ना? चलो देखो ध्यान से, एक इक्वेशन लिखता हूं मैं, मानो AA प्लस BB, ये ध्यान से सीखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्लस BB gives CC प्लस DD। ओके, ABC, बड़ा A बड़ा B बड़ा C बड़ा D कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, और ये जो छोटा A छोटा B छोटा C छोटा D लिखे हैं, ये बैलेंस करने के लिए वो नंबर्स यूज किए हैं, ठीक है ना। इनको बोला जाता है स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ध्यान से देखना। ओके, बैलेंस करने के लिए जो नंबर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनको बोला जाता है स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोला जाता है? स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है ना। देखो अब एग्जाम में मानो आपसे पूछ लिया कि A का इतना ग्राम दिया हुआ है, C का कितना ग्राम बनेगा। ओके, तो भैया आप इक्वेशन बैलेंस करोगे, फिर उसको लगाओगे फॉर्मूला या यूनिटरी मेथड से इसको सॉल्व करोगे। बट मैं एक सिंपल आपको ट्रिक बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। मोल्स ऑफ A, ये वाला मोल का साइन होता है, ठीक है ना। ओके, number of moles of A divided by stoichiometric coefficient of A will be equal to number of moles of B divided by stoichiometric coefficient of B, which will be equal to number of moles of C divided by
stoichiometric coefficient of C, which will be equal to number of moles of D divided by stoichiometric coefficient of D. Okay, कुछ नहीं, यदि A और C के बारे में पूछा गया तो इन दोनों को इक्वेट कर दो। क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है ना, गॉट इट। अब इसको कभी मास पूछ देगा एग्जाम में, तो नंबर ऑफ मोल्स को मास ऑफ A डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ A into stoichiometric coefficient, mass of B divided by molar mass of B into stoichiometric coefficient, mass of C divided by molar mass of C into stoichiometric coefficient। ठीक उसी प्रकार mass of D divided by molar mass of D into stoichiometric coefficient। Got it? अच्छा, ये वाला कहाँ से लिखा मालूम चल गया ना आप लोग को? मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए, क्या का फॉर्मूला है सर? मोल का, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। ठीक है ना, गॉट इट। तो ये वाला का इंपॉर्टेंस अभी तो आपको समझ नहीं आएगा, जब 2 4 5 10 20 न्यूमेरिकल बनाओगे तब आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ आएगा। ठीक है ना, जस्ट क्या करना है, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल्स ऑफ दिस डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक। अब ये कोई फॉर्मूला नहीं है बच्चों, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस एक शॉर्टकट है। और ये शॉर्टकट आई कैसे वो भी समझ लो। मान लो एक पल के लिए, मान लो एक पल के लिए 2a + 3b गिव्स c, क्योंकि आपको मैं कोई फॉर्मूला बता रहा हूं तो फॉर्मूला आया कैसे ये भी तो जानना चाहिए, नहीं तो आप बोलोगे सर ये कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा। चलिए देखो बच्चे, जल्दी से मुझे बताना एक बात, यदि मैं a का 5 मोल लेता हूं तो c का कितना मोल होगा? सर 1 मोल। मैं a का यदि 5 मोल लिया हूं तो c का कितना मोल होगा? जल्दी से सर 2.5 सर। 2.5 होगा, वेरी गुड। तो चलो मैं ऐसे लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ A will be equal to 2 into मोल्स ऑफ C। कोई दिक्कत आप लोगों को? नो सर। नहीं ना, यदि C का 5 मोल है तो A का 10 मोल होगा, C का 3 मोल है तो A का कितना मोल होगा? 6 होगा। C का 100 मोल है तो A का कितना मोल होगा? 200। मैं लिख सकता हूँ मोल्स ऑफ A इज इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ C। अब क्या करता हूं मैं, मोल्स ऑफ A, ये 2 को नीचे ले आया बाय 2, विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ C, नीचे में 1 लिख सकता हूँ। ओके, मैंने तो वही किया, मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब चलो B से भी देखना चाहते तो देख लो, मोल्स ऑफ B विल बी इक्वल टू डैश इनटू मोल्स ऑफ C। जल्दी बताइएगा, मोल्स ऑफ B विल बी इक्वल टू डैश ऑफ मोल्स ऑफ C। 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, है ना। यदि मुझे बता दो मैंने C का 1 मोल लिया है तो B का कितना मोल होगा? 3 मोल, है ना। देखो मैं क्या करता हूँ, मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय 3 को इधर ले आया, विल इक्वल टू मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाय 1। ओके, है ना। तो यदि आप ध्यान से देखोगे तो मैंने तो वही किया है, मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बट आप जब यूनिटरी मेथड लगा के सॉल्व करते हो मोल का क्वेश्चन तो यही करते हो एंड वाला स्टेप में। ठीक है ना। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बताना आप लोग, देखते हैं कौन सबसे जल्दी बनाता है इस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन दिया हूं, what weight of calcium oxide will be produced by 1 gram of calcium? पहले तो बेटा इक्वेशन लिख ले। क्या सर है? 1.4। हाँ, राइट आंसर।
देखो कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होके बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। डू आई नीड टू बैलेंस द इक्वेशन? जरूरी। Yes, sir. ओके। अब आपसे पूछा गया कि कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा जब 1 ग्राम कैल्शियम लोगे, तो भैया इन दोनों के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूं, मोल्स ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कैल्शियम, मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कट जाएगा, ठीक है ना। मास ऑफ कैल्शियम कितना दिया है, 1 ग्राम दिया हुआ, डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना। मोल्स ऑफ कैल्शियम का गिवन मास बाय मोलर मास विल बी इक्वल टू मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना होगा? Sir, 56 gram. तो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी 56 डिवाइडेड बाय 40, जो आ जाएगी। बच्चों समझ आया कि नहीं आया? हाँ ना, जल्दी। Yes, sir. यस सर। चलिए बनाओ, समझ आया तो दूसरा क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन। What weight of oxygen will react with 1 gram of calcium? सेम क्वेश्चन है बट उसमें ऑक्सीजन पूछ लिया गया। सर 0.8। ओके, चलिए देखते हैं। मोल्स ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है ना। गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास कितना है, 1 है, मोलर मास 40 होगा ना। यस सर। ओके चलिए, और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। मोलर मास ऑफ O2 कितना हो जाता है, 32। 32. तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाय कितना, 40 into 14. ओके, तो 4 8 जा 4 10 जा, ओके कितना आया, 0.4. चलिए सही। ये क्वेश्चन के लिए मैं आपको 2 मिनट देता हूं, जो बच्चा मुझे सॉल्व करके देगा उसके लिए कुछ गिफ्ट। चलिए 2 मिनट में आराम कर रहा हूँ, सारे बच्चे ट्राई करेंगे, ठीक है एवरीबॉडी। मैं सब तक देखता हूँ कौन कौन बच्चे। अंजलि बेटा, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? अंजलि, अंजलि Yes. आप मुझे, ओके बेटा समझ आ रही है अंजलि? Yes, sir. ओके बनाइए, ठीक। ईशान, Yes, sir. चलिए बनाइएगा, ठीक है। Yes. कुणाल, बन रहा है क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, ट्राई करना है। प्रिया, Yes, sir. ट्राई करिए बेटा, ठीक है ना, बताइए जल्दी जल्दी आंसर। श्रेया, श्रेया का तो वीडियो ही ऑन नहीं है। श्रेया आप मुझे सुन पा रहे हो बेटा? नेटवर्क इश्यू लगता है। स्तुति, Yes, sir. ठीक है, बना रहे हो ना बेटा, बनाओ। No, sir. सुरभि, सुरभि Yes, sir. बन रहा है ना बेटा? Yes, sir. ट्राई करो बेटा, आप लोग सब ट्राई करो। श्रेया को पास वीडियो नहीं जा रही है शायद। श्रेया मेरी ऑडियो सुनाई दे रही है क्या आपको? अच्छा, थोड़ा बारिश तो हो रहा है, क्या किया किसी बच्चा का बना क्या? देखो क्या बोला गया, 16.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट को हीट किया गया। देखो किसी बच्चे को यदि थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा होगा तो आपकी थोड़ी सी मैथमेटिकल सॉल्विंग स्किल कम नहीं बोलूंगा मैं, आपने उसको अभी तक बढ़ाया नहीं है, उसको खोला नहीं है, तो वो खोलना पड़ेगा आपको।
है ना, मैथमेटिकल स्किल को ओपन करना ही पड़ेगा, उसको सुला के कोई फायदा नहीं। 16.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट को हीट किया गया। कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है जरा बता दो मुझे। CaNO3 होल 2 CaNO3 होल ट्वाइस, ठीक है ना, को हीट किया गया। आपको मालूम है कि कोई भी नाइट्रेट को हीट जब किया जाता है तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है? सर NO2 और और CO2 मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। आपने पढ़ा है बेटा जूनियर क्लास में, याद करो, आपने ये वाला पढ़ा है, लेड नाइट्रेट, याद आ रहा है? व्हाइट कलर का पाउडर होता है, यस येलो कलर का बनता है लेड ऑक्साइड, NO2 और ऑक्सीजन, याद आ रहा है? यस सर। चलो फटाफट बैलेंस करो इसको। ये तो इक्वेशन आ गया। आपसे पूछा गया कितना नाइट्रोजन का वॉल्यूम यूज किया गया, वॉल्यूम पूछा है बेटा, ध्यान देना। तो वॉल्यूम का लगाओगे फॉर्मूला वहां पे मोल्स की जगह, STP का पूछा गया मास कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। चलिए बैलेंस हुआ किसी का, बैलेंस तो बता दो मुझे। सर प्लैनेट सेट 2 फिर उसके बाद सेट 2 और 4 सर। 2 2 2 4 ऑक्सीजन में कुछ नहीं ना? नो सर। चलिए आप प्रोसीड कीजिए। आप लोग क्या पूछा गया, किसका किसका रिलेशन पूछता है, देखते हैं। इसका पूछ रहा है और इसका पूछ रहा है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मोल्स, इसको मैं ए बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ABCD करके बनाता हूँ, ठीक है, ए बोल रहा हूँ, इसको बी बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कोई दिक्कत क्या, ये इक्वेशन लिखा तो मैं, है ना। चलिए मोल्स ऑफ ए के जगह में गिवन मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ, गिवन मास ऑफ ए में 16.4 ग्राम है, ठीक है। मोलर मास ऑफ ए कितना होगा जल्दी बताना, कैल्शियम नाइट्रेट का कोई निकाला क्या? सर 186 186 सर 164 164 ही आएगी यार, 164 ही आएगी। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम का 40, नाइट्रोजन का 14 2 जा 28 और 16 3 जा 48 होता है ना, 48 इंटू 2, ठीक है ना, समझ गए? कोई दिक्कत? 48 इंटू 2 का है ये वाला, ठीक है। सॉल्व करोगे तो 164 ही आएगा। गिवन मास बाय मोलर मास इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना, डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। गिवन मास ऑफ बी, वो तो पूछा नहीं, वॉल्यूम पूछा गया, तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करें, वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर इनटू NO2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 4 4। आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, सॉल्व कीजिए, देखो 16.4 1 जा 10 जा, ठीक है ना, ये वाला 2 1 जा 2 2 जा 44.8 उधर जाएगा, 44.8 डिवाइडेड बाय 10, 4.48 लीटर। समझ आया कि नहीं आया ये बताओ पहले स्टूडेंट? यस सर। सिंपल था ना। चलिए दूसरा वाला बनाओ, दूसरा वाला बनाओ। एंड मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनाया जल्दी से बताना बेटा प्लीज। आसान है, सेम मैंने देखो शॉर्टकट बताया, यूनिटरी मेथड लगाओगे लंबा टाइम लग जाता, जल्दी। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक बात बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, देखो रात में 9 बजे आज, ठीक है ना, सुन रहे हो बात को स्टूडेंट्स? Yes, sir. रात में 9 बजे आज मैं एक सेशन लाने वाला हूँ जहाँ पे 3 चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मोल कॉन्सेप्ट और पीरियडिक टेबल, जो आपका पढ़ाई नहीं हुआ, चलो
उन 3 चैप्टर के मैं कुछ थोड़े एडवांस लेवल, कुछ मेंस लेवल क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए एटलीस्ट आप लोग आ सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चन को बनाने के। तो उस सेशन को आप यदि अटेम्प्ट करते हो तो आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चन, कुछ एडवांस्ड और मेंस लेवल के क्वेश्चन और मोल्ड कॉन्सेप्ट के जितना आपसे बन पाए, जितना पढ़ाई हुआ है, उन सबको आप लोग ट्राई करने जरूर आना। ओके, आओगे ना? यस सर। ओके, Yes, sir. एटलीस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो पूरा पढ़ाई हो गया, उसके सारे क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को समझना चाहिए। ठीक है, चलिए अब चलो दूसरा वाला का आंसर दो। अरे किसी का नहीं निकल रहा, ये क्या बात है यार, गलत बात है ना। क्या करना है? गिवन मास, इसको मान लो सी मान लो। चलो सर 2.24 लीटर। गलत आया यार, क्या कर रहे हो? हाँ 5.6 आया, जो बोल रहा 5.6 तो सही बोल रहा है। देखो moles of A divided by stoichiometric coefficient, moles of B divided by moles of C लेते हैं divided by stoichiometric coefficient, कट गया 2 given mass है 16.4 divided by 164। ओके, पूछा है मास ऑफ C, मोलर मास ऑफ C कितना होता है? 56 होता है। ठीक है ना, इतना आसान है। गिवन मास ऑफ C, ये कटेगा 1 जा, ये 10 जा, 56 ऊपर जाएगा तो 5.6 है ना ग्राम आया यार। क्या इसमें दिक्कत था? आप लोग कहाँ गलती कर लिया लोग? सर हम लीटर में निकाल दिए सर। कैल्शियम ऑक्साइड लीटर में निकालोगे तुम? मास नहीं लीटर होता है। हाँ? तो पहले वाला याद था सर, लगा कि यही सेम क्वेश्चन। कैसे तुम लीटर में, कैसे कैल्शियम ऑक्साइड हाँ लीटर? सर वो गलत है सर, गलत है। चलिए ठीक है, आस्ते आस्ते सीखोगे। ये क्वेश्चन ट्राई मारोगे? देखते हैं, 2 मिनट देते हैं, कौन सॉल्व करता है इसको। 2 मिनट, एक ही पार्ट सॉल्व करो पहले, दूसरा पार्ट बाद में सॉल्व करना। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत। मैं इक्वेशन लिख दूं? चलिए देख लीजिए, मैं क्वेश्चन थोड़ा समझा देता हूँ। बोला गया है मास निकालना है आपको कि कितना लीड बनेगा। लेड मालूम है ना, लेड किसका फॉर्मूला? पीबी। कितना लेड बना है? यदि आप रिड्यूस करते हो 342.5 ग्राम रेड लेड का, रेड लेड का फॉर्मूला मालूम है आप लोगों को क्या? नहीं मालूम किसी को? नो सर। Pb3O4 को रेड लेड बोला जाता है, जो सिंदूर में यूज होता है। बड़ा खराब चीज है, इफेक्ट करता है। रेड लेड थोड़ा स्किन के लिए हार्मफुल है। तो जो लोकल क्वालिटीज के सिंदूर आते हैं ना, सिंदूर समझ रहे हो ना? यस सर। यस सर। तो उसमें लेड रहता है एंड दैट इज हार्मफुल। थोड़ा क्वालिटी अच्छा सिंदूर का, अब लेड फ्री सिंदूर आ रहे हैं मार्केट में। ओके, तो Pb3O4 रेड लेड होता है। उसको क्या बोल रहा है? फाइंड द मास ऑफ लेड फाउंड बाय द रिडक्शन ऑफ इतना लेड, रिडक्शन ऑफ रेड लेड इन अ करंट ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन से रिड्यूस किया। किससे रिड्यूस किया? हाइड्रोजन से। ठीक है बच्चों, यदि आप हाइड्रोजन से रिड्यूस करते हो तो बनता है आपको लेड ऑक्साइड, नहीं सॉरी, लेड प्लस वाटर। ठीक है ना? एंड ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन यूज। बना सकते हो आप? रेड लेड को हाइड्रोजन से रिड्यूस किया गया, लेड मिली और वाटर मिली। आपको बताना है कि कितना हाइड्रोजन यूज किया गया, ओके, और कितना लेड बनी। लेड का मैं बता देता हूँ 207 होता है। ठीक है ना? चलिए ट्राई करो, ट्राई करो। पहले ये वाला को ए मानो, जिसके साथ रिलेशन जोड़ना है इसके साथ जोड़ लेना। फिर इसको पूछा गया तो इसको सी मान के बना लो। थोड़ा प्रैक्टिस जरूरत है, आस्ते आस्ते होगा, इतना एक दिन में नहीं होता, बट टाइम लो आप। अब मुझे तरीका ही बताओ ना, आगे प्रोसीड करना है बस, और क्या। बैलेंस हुआ कि नहीं पहले हमको ये बताओ। यस सर। बता सर 4H2 इज इक्वल टू 3Pb प्लस 4H2O। हाँ, यहाँ पे भी कुछ होगा? हाँ सर 4। चल कर
बताना जल्दी से। सर 310.5। हाँ सही है, सही है, सही है। 310.5 लेट का आया ना? हाँ सर। सही है बेटा, सही है, सही है। देखो तो आलोक ने जो किया, चलो वही मैं करूंगा आप लोगों के सामने। आलोक बनाना चाहते हो क्या तुम? हाँ सर, बनाया तभी तो आंसर दिए सर। नहीं नहीं, सारे स्टूडेंट्स को बना के दिखाना चाहते हो क्या? बनाओ, लिख सकते हो, तुम्हारा अलाउड है लिखना। सर हम लेकिन वो मेथड से नहीं बनाए सर, हम मतलब ये यूनिटरी मेथड ही सर हमको सुटेबल लगा सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। बट यूनिटरी में तो थोड़ा आपको टाइम ज्यादा खा लेगा एग्जाम में। ओके, आसान है। देखो हम लोगों ने क्या किया, मैं लिख सकता हूँ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कोई दिक्कत नहीं, आपको जो सुटेबल लगे आप बना सकते हो। अच्छा, मास ऑफ ए कितना दिया हुआ लेड का? 342.5 ग्राम। ठीक है ना? और इसका यदि निकालोगे तो आई थिंक कितना, 610 आता है, 685 आएगा आई थिंक ना? 685 से। हाँ 685 आएगा। 685 given mass by molar mass into 1. मास ऑफ बी पूछा है, मोलर मास ऑफ लेड कितना है? 207 यस सर। into 3, ठीक है ना? तो गिवन मास ऑफ बी कैसे निकलेगा? इसको काटेगा तो आई थिंक 2 बार में कटेगा ना? यस सर। ओके, तो 207 into 3 कितना होता है? 621 डिवाइडेड बाई 2, तो 310.5 ग्राम आया। कोई दिक्कत बच्चों? नो सर। दूसरा वाला भी बना लोगे ना कि मुझे बताना पड़ेगा? नहीं ना, बना लेंगे sir। आसान है ना? ठीक है ना? देखो यूनिटरी मेथड करोगे ना थोड़ा कंफ्यूज होने का चांसेस रहता है कहीं ना कहीं, बट आप बनाओ, मैं नहीं बोलूंगा। यूनिटरी मेथड से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होता है, और एट द एंड ऑफ द डे आप देखोगे यदि आलोक, तो आपने लास्ट स्टेप में यही किया होगा। हाँ सर, यही हुआ था सर। ओके, तो ये एक्चुअली लास्ट स्टेप तक पहुंचने का एक तरीका है। ओके सर। रिएजेंट द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। कोई बच्चा को नींद आ रहा है क्या? नो सर। नो सर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, कौन कौन बच्चा पेन से लिखता था वो बताओ पहले हमको। आज मैं मौका देता हूं आपको कि आपको एक कप बनाना है। चलो जिसको लिख बनाने आते हो कप बना के दिखाओ जल्दी से। सर हम ट्राई करें सर। हाँ ट्राई करो, एक कप बनाओ। बना रहे हो? सर मेरा बनाना पेन क्या ही है? नहीं आ रहा। एनोटेशन ऑन है, आप लिख सकते हो, ऐसा सर बात क्या बनाना है? कप बनाना है, वो एक ही बच्चा बनाएगा। नहीं बन रहा है क्या? सर पेन ऊपर में हाइड कर दिए सर, बार बार टच हो जाता था सर, इसलिए आ ही नहीं रहा। आप सर हम बनाए सर। बनाओ ना, कोई भी बनाओ, बनाओ। बनाओ, अच्छा से बनाओ, कप बनाओ तो। वेरी गुड रोहित। चलो, तो रोहित ने एक कप हम लोग को बना के दिया। और मान लो हमारे पास 10 कप, अब मेरा पेन रुक गया एक्चुअली। चलो ठीक है, मान लो मेरे पास 10 कप मिल्क है, ठीक है ना? इसी कॉन्सेप्ट में मैं समझाऊंगा आप लोगों को। 10 कप मिल्क है। रोहित मैं इसको मिटा दूं, मैं बगल में समझाऊं, थोड़ा जगह ज्यादा ले लेगा, आपने बीच में बना दिया है। यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना रोहित? नो सर। चलो ठीक। क्योंकि मुझे समझाने के लिए थोड़ा जगह चाहिए। मान लीजिए एक पल के लिए कि हमारे पास
थोड़ा सा आर्टिस्टिक करते हैं इसको, अच्छा कप बनाते हैं। अच्छा कप बना? यस सर। Yes. चलो मान लो मेरे पास 10 कप मिल्क है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट समझना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे लोग गलती कर देते हैं इसमें, ठीक है ना। 10 कप दूध है, ठीक है ना, और कॉफी का पैकेट है, ठीक है ना। कौन कंपनी का आता है? ब्रू का आता है ना? Nescafe. Nescafe. अच्छा नेस्कैफे का, चलो नहीं ब्रू का लेते हैं, नेस्कैफे बहुत बड़ा स्पेलिंग होता है, ठीक है ना। मेरे पास कॉफी का सैचेट है ब्रू का, ठीक है ना। अब मान लो मेरे पास 4 सैचेट है, कोई जुगाड़ नहीं चलेगा, एक सैचेट से 1 कप कॉफी आप बना सकते हो। तो मुझे एक बात बताना, कितना कप कॉफी बन सकता है? 4 कप. सर 4 बनेगा। 4 कप कॉफी बनेगी, है कि नहीं? अब स्टूडेंट मुझे एक बात बताना कि जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन करते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो उसमें ऑब्वियसली रिएक्टेंट एक है या 2 भी रहते हैं, कभी 3 भी रहते हैं, कभी 4 भी रहते हैं। मान लेते हैं 2 रिएक्टेंट है, तो 2 रिएक्टेंट आपस में मिल के प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है ना। मुझे एक बात बताना कि ये वाला बी खत्म हो गया, तो ये ए क्या अकेले सी बना सकता है? नो No, सर। sir. नो सर। बिल्कुल नहीं बना सकता है। मतलब सिंपल सी बात है, ये 4 सैचेट कॉफी था आपके पास, कॉफी का पैकेट खत्म हो गया, दूध तो कोई काम का बचा नहीं, उससे तो कॉफी बन नहीं सकता है। तो एक रिएक्शन में जो चीज पहले खत्म हो जाती है, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? Limiting reagent. समझ आ गया ध्यान से? अब देखो कितना कप कॉफी बन रहा है, वो कौन डिसाइड कर रहा है? यहाँ पे दूध डिसाइड कर रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड कर रहा है? So limiting reagent. तो बच्चों दिमाग में एक चीज रखिएगा, प्रोडक्ट कितना बनता है ये लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है, ओके, ये लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है। अंडरस्टूड? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर केमिस्ट्री सिलेबस कि आप लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट समझो, ओके। ये एकदम दिमाग में रखिएगा, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड्स द प्रोडक्ट। मुझे एक बात बताना, मैं दूध यदि 500 कप ले लूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या कॉफी बनने में? कितना नो बनेगा? सर। 4 ही कप बनेगा, ओके। तो बोलने का मतलब क्या है कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है आपको उसे एग्जाम में पहचानना आना चाहिए, ओके। आपको एक लिमिटिंग रिएजेंट एक केमिकल इक्वेशन दे दिया जाएगा, आपको पहचानना आना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन सारे लिमिटिंग रिएजेंट से ही करोगे, ओके। चलिए देखते हैं आप लिमिटिंग रिएजेंट पहचानोगे कैसे। चलो यहाँ पे बताओ तो कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है? Sir, car bodies. कार। कार बॉडीज लिमिटिंग रिएजेंट है। 48 टायर है, 8 को कार का बॉडी है, ओके। तो मतलब क्या है, हर कार को कितना चाहिए? 4। So 4. सर 4। ठीक है ना। तो कितना कार बन सकता है मैक्सिमम? 32। 8। 8 car. 8, मतलब 8 कार 4 चक्का यूज करता है, तो 8 को कार आपका बन सकता है ना। और कितना बच जाएगा ये? 16। 16. So 16। इसमें कौन जल्दी खत्म हो गया? कार बॉडी। car कार bodies. का बॉडी खत्म हो गया जल्दी, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट। तो ऑब्वियसली रियल लाइफ में तो आप पहचान लिए कि क्या लिमिटिंग रिएजेंट होता है। अब चलिए केमिस्ट्री में आपको पहचानना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सी होती है। चलिए ऊपर में जो लिखा हुआ है उसको रहने दो, अपनी जगह लिखा हुआ है, मैं एक इक्वेशन से आपको समझाता हूँ। H2 प्लस Cl2 बनता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। तो भैया मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका मैंने 1 मोल लिया
तो इसका भी 1 मोल जरूरत है और प्रोडक्ट बन रहा है 2 मोल, ठीक है ना। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि इसका मैं 2 ग्राम लूंगा तो मुझे इसका कितना ग्राम जरूरत होगा पता नहीं। Sir, 35.5. 71. 70, ठीक है ना। तो 2 ग्राम के लिए मुझे 71 ग्राम जरूरत है। अब ऐसा मत बोल देना 2 ग्राम के लिए दो ही ग्राम जरूरत है। 1 मोल बराबर नहीं है, दोनों का वजन अलग होगा 1 मोल का, समझ गए। 35.5 इंटू 2, तो इसका कितना बनेगा 73 ग्राम बन रहा। छोड़ो, उससे हमें नहीं मतलब, हमें लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना है। तो कुछ आपको मैं जैसे एक और कंडीशन देता हूँ। चलो ये मान लो मैंने 10 लीटर लिया होगा, तो इसका कितना लीटर चाहिए होगा? 700. No, sir. देखो, Sir, 35. Sir, 355. 10 लीटर तो 10 ही लीटर बेटा। अरे लीटर तो एक ही होता है ना यार, ठीक है ना, अंडरस्टूड। तो 10 लीटर लीटर सेम हो सकता है। ये लीटर हाइड्रोजन का 10 लीटर 1 मोल जितना लीटर ऑक्युपाई करेगा। आपने एवोगैड्रो का एक नियम याद है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, है ना, समझ गए। तो 1 मोल में जितना मॉलिक्यूल्स होगा, इसका भी 1 मोल में उतना ही मॉलिक्यूल होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. वॉल्यूम भी तो इक्वल ही होगा, समझ गए। तो वॉल्यूम सेम हो जाता है, चलो, बट मास नहीं सेम कर देना, क्योंकि 1 मोल हाइड्रोजन का वजन जितना होगा 1 मोल क्लोरीन का उतना ही वजन होगा क्या? No, sir. नहीं, बस मास में डिफरेंट होगा, बाकी आप सब सेम बोल सकते हो। हाइड्रोजन का मैं 1 मॉलिक्यूल लेता हूं, तो क्लोरीन का कितना मॉलिक्यूल चाहिए? 1 मॉलिक्यूल। 1 molecule. समझ गए। चलिए, अब मैं आपको कुछ कंडीशन देता हूं और आपको मैं पहचानने बोलूंगा कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, पहचानिए। हाइड्रोजन का मैंने लिया 100 लीटर, क्लोरीन का लिया 110 लीटर। कौन लिमिटिंग सर रिएजेंट? क्लोरीन। H2. H2 ना पहले खत्म होगा। 1:1 रेशियो में चाहिए ना, यस सर, यस सर। समझ गया। चलिए, ये पहचानना जरूरी है, नहीं तो आप एग्जाम में बना दोगे कि 110 लीटर के कंपैरिजन 220 लीटर बना। नहीं भैया, इससे जोड़ोगे ना, समझ आ रही है ना। चलिए, सर हम मास सोचिए। नहीं, चलिए अब ध्यान से देखना। मैंने 2 ग्राम लिया और मैंने इसका लिया है 710 ग्राम। कौन लिमिटिंग रिएजेंट? H2. हाइड्रोजन। 2 ग्राम को कितना चाहिए था? 71 gram. 71 ग्राम। है ना। मान लो मैंने इसका लिया 300 मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, इसका 100 मॉलिक्यूल्स। Sir, chlorine is Chlorine. limiting reagent. क्लोरीन है लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, नो सर। No, sir. इसका मैं लेता हूँ 30 लीटर, इसका भी 30 लीटर। इक्वल। मतलब कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं, कोई है क्या लिमिटिंग रिएजेंट? नहीं। नो सर। No, sir. तो मतलब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि रिक्वायर्ड क्या है, मतलब रिक्वायर्ड 1:1 का रेशियो में, तो आपको उसी रेशियो में देखना है, ठीक है ना। और जो चीज पहले खत्म हो जा रहा है वही लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये एक मेथड है लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने का। दूसरा एक और मेथड है लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने का। ये क्या लिखा हुआ ये आप पढ़ लेना, मैं आपको समझा देता हूँ पहले। मानो H2 + Cl2 बनता है 2HCl, ठीक है ना। ये मेथड मुझे ज्यादा आसान लगता है लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने के लिए, ओके। तो होप आप लोग भी यही मेथड इंप्लॉय करोगे। देखो, आपको क्या करना है, आपको पहचानना है कि हर एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितना बनेगा, ठीक है ना। हर एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितना बनेगा ये आपको पहचानना है, और जिस रिएक्टेंट से सबसे कम प्रोडक्ट बनेगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है ना। चलिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं। मान लो ये वाला दिया हुआ है कि 1 मोल हाइड्रोजन लिया गया है, 2 मोल क्लोरीन लिया गया, ओके। आपको दिया गया है इसका 20 मॉलिक्यूल्स लिया गया है। देखो, ये तो सिंपल कंडीशन है तो आप शायद पहचान लोगे,
बट मैं बोलूंगा कि इस तरीका को भी सीख लो। ये 30 मॉलिक्यूल्स लिया गया, मान लो ये सेकंड कंडीशन है। एक कंडीशन मान लो ये 20 लीटर लिया गया है, ये 30 लीटर लिया गया, ठीक है ना। अब आपको पहचानना है कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट। देखो आपको देखना है प्रोडक्ट कितना बना हर एक रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट हाइड्रोजन से, प्रोडक्ट क्लोरीन से। 1 मोल हाइड्रोजन होगा तो क्लोरीन कितना मोल बनेगा, सॉरी HCl कितना बनेगा, 1 मोल। 2 मोल ना, हाँ सर 2 मोल। दो ना। क्लोरीन का 2 मोल रहेगा तो देखो यहाँ पे गिवन 2 मोल है ना क्वेश्चन में, तो 2 मोल लिए तो HCl कितना बनेगा, 4 मोल। 4 मैंने आपको क्या बोला कि जिससे कम बनेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, सर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब चलिए दूसरा कंडीशन देख के बताइए, 20 मॉलिक्यूल से HCl का कितना मॉलिक्यूल बनेगा, 40 मोल। 40। 30 मॉलिक्यूल से कितना बनेगा HCl का मॉलिक्यूल, 60 मोल। 60। कौन लिमिट, किससे कम प्रोडक्ट बन रहा है, H2। H2 से, तो H2 लिमिटिंग रिएजेंट। 20 लीटर से कितना लीटर HCl बनेगा, 40 है ना, और 30 से कितना बनेगा, 60। सर 60 यहाँ पे भी लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन। गॉट इट। ये तो दूसरा मेथड है लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने का। कभी कल थोड़ा दिक्कत होता है लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने में, कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दिए रहते हैं, तो अभी तो आपको उतना अच्छा से नहीं पता चलेगा, जब आप क्वेश्चंस बनाओगे तो आइडिया आपकी और क्लियर होगी। ये मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो, दिस इज मेथड 3 लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने के लिए। देखो क्या लिखा हुआ है वो आप बाद में पढ़ लेना, पहले समझ लो, समझ लोगे तो पढ़ने वाला बात दूर हो जाएगा। एक पल के लिए आप मान लो आपको एक इक्वेशन दिया हुआ a + 2b, ऐसे लो इसको मान लो 2b, 2a + 3b + c gives d, ऐसा एक इक्वेशन दिया हुआ, ठीक है। और क्वेश्चन में दे दिया इसका 4 मोल दिया हुआ है गिवन, ठीक है ना। इसका आप मान लो कि 12 मोल दिया हुआ है, ठीक है। इसका मानो आपको 3 मोल दिया हुआ, ठीक है। अब आपको बोला जाए कि लिमिटिंग रिएजेंट पहचाने, तो लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने का तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है, डिवाइड करना है गिवन नंबर ऑफ मोल्स को, जितना नंबर ऑफ मोल्स देगा उसको डिवाइड करना है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ पे 4 मोल दिया है, इसको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। यहाँ 12 मोल दिया हुआ है, इसको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 से डिवाइड कर दो। यहाँ 3 मोल दिया हुआ है, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 से डिवाइड कर दो। मतलब कुछ नहीं रहेगा तो 1 समझ लेना। आप मुझे एक बात बताना, लीस्ट किसमें आ रहा है, सर ए। सर इसमें 2 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है ना। तो जो लीस्ट रहता है वही लिमिटिंग रिएजेंट रहता है, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको 3 तरीका बता दिया। एक तो आप सिंपल देख के ही पता कर सकते हो, रेशियो को चेक करोगे, जो कम रहेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट है। दूसरा मेथड आप देख लो, दोनों से प्रोडक्ट बना के, जिससे कम प्रोडक्ट बन रहा है वो लिमिटिंग रिएजेंट। तीसरा, गिवन नंबर ऑफ मोल्स को, गिवन नंबर ऑफ मोल जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना, और जो लीस्ट रेशियो आता है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है, ठीक है। जब क्वेश्चन बनेगा ना तो इनके इंपॉर्टेंस आपको समझ आएगी। चलो ये क्वेश्चन बनाओ, आप समझ आएगा। पहला क्वेश्चन है, समझो इसे। बोला गया कि H2SO4 ली गई है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया गया, ठीक है ना। प्रोडक्ट कैल्शियम सल्फेट और वाटर ही बनेगा, तो वाटर से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो पूछा गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट फॉर्म, कितना कैल्शियम सल्फेट बनेगा। देखो बेटा आपको दोनों दिया हुआ है, एक चीज दिमाग में रखना, सुन लो मेरी बात को। एग्जाम में ये नंबर ऑफ मोल्स, एग्जाम में जब एक रिएक्टेंट दिया हुआ है, सुन लो मेरी बात को, एग्जाम में एक ही रिएक्टेंट दिया हुआ और प्रोडक्ट निकालने आपको बोल दिया,
ठीक है ना। तो आप किसी को पकड़ के मतलब जो एक दिया उसको पकड़ के बना दो, क्योंकि आपको लिमिटिंग रिएजेंट ही दिया हुआ है। बट यदि एग्जाम में दोनों दिया हुआ है, दोनों रिएक्टेंट का कंटेंट दिया हुआ है, तो आपको तो पहचानना पड़ेगा, कहीं अनाप शनाप नहीं ना मिला दिया, किसी को ज्यादा किसी को कम। क्योंकि जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं हम नाप के नहीं ना चीज डालते भैया। हाइड्रोजन 20 ग्राम लिए, 30 ग्राम क्लोरीन ले लिया, हम रिएक्शन करवा दिए, जितना प्रोडक्ट बनने का बचेगा बनेगा और बाकी बचने का बच जाएगा जो बचता है। तो प्रोडक्ट तो हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट डिटरमाइन करता है। आपको बताना है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम सल्फेट का। जल्दी बताइए। सर 0.2। 0.2 बनेगा, वेरी गुड। देखो क्यों हम लोग देखो डिसाइड कर सकते हैं, प्रोडक्ट सल्फ्यूरिक एसिड से कितना बन रहा है, 0.5 मोल बन रहा है, क्योंकि इक्वेशन तो बैलेंस है, इक्वेशन बैलेंस है ना, देख लो जरा सा। सर H2 में क्या 2 लगेगा सर के बाद? H2O में लगेगा ना, और कहीं नहीं लगेगा ना, No, H2O से तो मतलब नहीं। पर बाकी हम देख रहे तो इसका रेशियो तो 1:1 ही है, तो 0.5 मोल से कैल्शियम सल्फेट का प्रोडक्ट 0.5 ही बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम सल्फेट का कितना बनेगा ये बताओ तो। 0.2। 0.2 0.2 ही बनेगा। सिंपल, देखो सिंपल लॉजिक, ये बनेगा 0.2 मोल बनेगा। अब मुझे बताओ प्रोडक्ट किससे कम बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रो। तो ये वाला लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसी के रेशियो से आप निकालोगे इसको, तो ऑब्वियसली 1:1 रेशियो है, तो ये 0.2 मोल है, तो इसका भी 0.2 मोल ही बनेगा। समझ गए? यस सर। ये क्वेश्चन बना। देखो ऐसा क्वेश्चन पहले भी करवाया था, बट यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा। H2 और क्लोरीन को कंबाइन करने से 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl बनता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका लिया हुआ 12 लीटर, बैलेंस है नहीं 11.2 ठीक है, वो देखते हैं हम लोग, पहले समझ लेते हैं। 12 लीटर 11.2 लीटर। देख बच्चा मुझे एक बात बताना, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है पहले ये बचा सर क्लोरीन। क्लोरीन। सर Cl2। है ना। अब आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है कि भैया 12 लीटर के लिए 12 लीटर आकाश से थोड़े आ जाएगा, आप तो लिए 11.2 है ना, तो हाँ चलो 11.2 के लिए 11.2 यूज हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो ये तो फुल कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट तो पूरा खत्म हो जाता है। ये तो हो गई शून्य, ये वाला 12 लीटर के लिए 11.2 ही लीटर यूज हो रहा है, तो 0.8 लीटर। ओके, प्रोडक्ट कौन डिसाइड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो भैया इसका दुगना बनेगा ना, कितना? यस सर। यस सर। 22.4 लीटर। ओके, बट एग्जाम में थोड़ा इस क्वेश्चन में ट्रिकी खेल भी है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर पूछता है, तो बच्चा तो इसको निकाल ही लेता, पर मिक्सचर है तो ये भी बचल रहेगा ना, 23.2 ठीक है ना। तो वो देख लीजिएगा, बट छोड़िए वो ट्रिक वाला पार्ट अपने जगह रहने दीजिए, वो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा तो समझ ही जाओगे, बट मेन कॉन्सेप्ट आपको समझना है लिमिटिंग रिएजेंट। बता क्या होगा, जल्दी बताना। जल्दी। A+2 भी 5 सॉरी सी दे रहा है, इसका 5 लिया हुआ है, इसका 8 लिया हुआ है, जल्दी से बता दे क्या होगा। सर 4 मोल ऑफ C will form। पक्का? यस। बाकी बच्चे यस सर 4 मोल। देखो चलो हम लोग देख लेते हैं प्रोडक्ट की, डायरेक्ट प्रोडक्ट की देख लेते हैं, चलो सिंपल क्वेश्चन है। देखो 1:1 ही रेशियो है ना भैया, तो 5 मोल से तो इसका तो 5 ही मोल बनेगा, प्रोडक्ट फ्रॉम ए। प्रोडक्ट फ्रॉम बी यदि हम देखें, देखो हाँ यहाँ पे खेला है थोड़ा सा, 2:1 रेशियो है, मतलब इसका 8 होगा तो इसका कितना होगा, 4। 4 होगा ना, तो प्रोडक्ट फ्रॉम बी तो 4 ही बन रहा है। तो ऑब्वियसली आप लिमिटिंग रिएजेंट तो पहचान ही लिए कि बी लिमिटिंग रिएजेंट है, और क्वेश्चन में आपको वही चीज पूछा ही गया है कितना बनाएगा, तो ये तो हम लोग निकाल ही लिया 4 लीटर ना, 4 लीटर नहीं 4 मोल। ये क्वेश्चन रुक जाओ, थोड़ा सा ट्रिकी है, ये क्वेश्चन बताओ तो कैसे बनाओगे। इसमें आपको पहले ही बता दिया क्या होगा,
mass of carbon tetrachloride which can be produced by the reaction of excess carbon with 100 ग्राम of chlorine. बेटा excess carbon बोल दिया है, क्या है इसका मतलब? कार्बन कम है कि ज्यादा? ज्यादा। कार्बन प्लस क्लोरीन कंबाइन करके बनता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है वाले, तो ये ले आपके आगे में 2 लगा दिया, बैलेंस हो गया। अभी तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि भाई मेरे ये वाला एक्सेस। ठीक है, अब आपको बोला गया कितना कार्बन टेट्राक्लोराइड बना। ओके, अब आप क्या करोगे, मतलब ऐसा तो नहीं ना कर दोगे आप लोग बच्चों कि इसका 100 ग्राम है तो इसका 50 ग्राम बनेगा, ऐसा तो नहीं ना करोगे? नो सर। क्यों नहीं करोगे भैया? मोल्स का कहानी है, मास नहीं रिलेट होती है ऐसे। ठीक है ना? हाँ, ये बोल दोगे कि इसका 2 मोल है, इसका 1 मोल है, तब मैं बोल दूंगा सही है, बट इसका 1 मोल का मास इसके रेशियो में आप थोड़ी निकाल सकते हो, वो डिफरेंट होगा। तब आप वही फॉर्मूला लगा लेना, मोल्स ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। निकाल सकते हो कि नहीं? Yes. Yes, sir. Mass of chlorine divided by molar mass of chlorine into 2. This is mass of tetrachloride पूछा जा रहा है आपसे, divided by molar mass of carbon tetrachloride into 1. निकाल लोगे ना, सब तो दिया ही हुआ है कि नहीं? चलिए, एनी प्रॉब्लम? नहीं। नो। ये क्वेश्चन थोड़ा है, टफ है, बनाओगे क्या? ट्राई करोगे? ट्राई करो, देखते हैं कौन बनाने की कोशिश करता है। ट्राई करो, मैं 2 मिनट टाइम देता हूँ। 2 मिनट, 2 मिनट इस क्वेश्चन के लिए ट्राई कीजिए। What is the number of moles of ferric hydroxide? ये गड़बड़ थोड़ा लिखा हुआ है, ये OH होल 3 बाहर होगा। ठीक है, स्टूडेंट ट्राई करना है आपको। ओके, ट्राई कीजिए। What is the number of moles of ferric hydroxide that can be produced by allowing 1 mole of ferric sulfide, 2 moles of water and 3 moles of oxygen to react? दिमाग लगाओ। इक्वेशन दे दूं क्या? शायद प्रोडक्ट आप जज नहीं कर पा रहे हो ना। सब प्रोडक्ट तो सर ये FeOH3 होल FeOH होल 3 होगा ना? बेटा और भी तो कुछ ना बनेगा, क्योंकि सिर्फ सल्फाइड भी तो है ना। ओह यस सर। H2O प्लस ऑक्सीजन है ना। 1 मोल Fe2S3 लिया गया है, 2 मोल वाटर है, 3 मोल ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट बेटा इसका बनता है फेरिक हाइड्रोक्साइड और प्लस सल्फर, और कुछ नहीं बनता, इसका प्रोडक्ट यही होता है। आप बैलेंस कर लो, चलो बैलेंसिंग मैं नहीं बताऊंगा, अब इतना आप लोग को आना चाहिए। और रोहित बताएगा हमको बैलेंसिंग, अभी सिखाए हम बैलेंसिंग, जल्दी। सर 1 Fe2S3 प्लस वो तो दिया ही हुआ है। 3 H2O प्लस। अच्छा, आप ये बता रहे हो क्या, ना बैलेंसिंग बता रहे हो क्या? यस। हाँ बोलो। 1 मान लोगे कैसे होगा यार, यहाँ पे 2 है, इधर बताओ। सर सल्फर 3 हो जाएगा। सल्फर 3? यस सर। चलो और आगे बताओ। बस ऐसे ही हो गया बैलेंस। हम हाइड्रोजन 3 को, इधर 2 को है, सर Fe में 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2। यस सर। तब तो हो गया आपका हाइड्रोजन 6 हो गया। H2O में 3 हो जाएगा। हाँ चल, तब ठीक है, ऑक्सीजन तो 5 हो गया, इधर 6 हुआ। जल्दी कर, बैलेंसिंग नहीं आता तुम्हें।
जल्दी बताइए। ये हो गया बैलेंस यहाँ। चेक कर लेते एक बार। 4 4 सल्फर 6 सल्फर 6 12 12 ठीक है स्टूडेंट्स। Yes, sir. सर बोलिए। सर इस केस में कैसे पता चलेगा बैलेंसिंग करना सर? हम लोग तो सर यहाँ पे एफी के पहले 2 लगा के फंस गए थे सर स्टार्टिंग में। इसमें मेरा दोस्त है बैलेंसिंग। सर दोस्त नहीं है सर, इसका कोई उपाय तो होगा ना सर। तो प्रैक्टिस से आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, थोड़ा प्रैक्टिस आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बैलेंसिंग यहाँ पे कहानी नहीं है आपको, अब हमको आंसर बताना। चलिए बैलेंसिंग यहाँ का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ का कॉन्सेप्ट है आपको ये बताना है। जल्दी से बताओ, लिमिटिंग रिएजेंट पहचान रहे हो? कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है? देखो भैया सबका मोल्स सर H2O सर। वेरी गुड। जब सबका मोल्स दिया रहता है ना, तो मैंने जो तरीका बताया था वो लगाना। इसका 1 मोल दिया हुआ है, H2O कितना दिया हुआ है? 2। 2 मोल। ऑक्सीजन का 3 ना? Yes, sir. मैंने क्या बताया था, गिवन नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिवाइड करने के लिए? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, है ना? बताया था ना? Yes, sir. ओके H2O लिमिटिंग रिएजेंट है, यही डिसाइड करेगा कितना बनेगा मोल ऑफ FeOH3। क्या आप निकाल सकते हो? यूनिटरी मेथड ही लगा दो। देखो 6 मोल्स से बनता है कितना? 4 मोल्स। 1 मोल से कितना बनेगा? 4/6. और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 2 मोल्स ऑफ H2O, तो 2 मोल से कितना बनेगा? समझ आई? आसान सी तो थी, कोई दिक्कत स्टूडेंट? नो सर। देखो जब मोल्स दिया रहे ना, जब मोल्स दिया रहे और काफी लंबा चौड़ा खेल रहे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बैलेंसिंग वाला, तो आप वो वाला मेथड लगा लेना, गिवन नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जो सबसे छोटा रेशियो होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है? ये क्वेश्चन बनाओ, थोड़ा सा ये घुमा हुआ क्वेश्चन है, बट थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा। कैलकुलेशन में आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, बट मैं आपसे जस्ट पूछ रहा हूँ कि मुझे लिमिटिंग रिएजेंट पहले पहचान के बताओ इस रिएक्शन। पहले आप लिमिटिंग रिएजेंट बताओ, प्रोडक्ट तो आसान है पहचानना क्योंकि मेथड बहुत सारे हैं निकालने के। कोई पहचान सकता है क्या? अब ऐसा मत बोल देना इधर 100 ग्राम है 100 ग्राम है तो 100 ग्राम बनेगा। चल बता जल्दी बता। Sir, हाइड्रोजन लिमिटिंग है. आपके लिए ये पेन गिफ्ट है, लो दिखाई दे रहा पेन? नो सर। ये पेन इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि क्रोमा में ये इनविजिबल हो जा रहा है, तो इनविजिबल पेन आपको गिफ्ट है, गलत है। सर ऑक्सीजन है सर। हाँ तो हाइड्रोजन नहीं है तो ऑक्सीजन ही ना होगा। नहीं सर मेरा आ गया था आंसर सर, बट वो बोला सर रुक गया था सर। अच्छा देख कैसे निकाले आप लोग, कैसे निकाले? पहले देख 100 ग्राम दिया हुआ है हाइड्रोजन का, ठीक है, ये भी 100 ग्राम दिया हुआ, तो अब ऐसा तो नहीं बोल सकते हो ना कि सर 100 ग्राम है तो चलो डायरेक्ट इक्वेट कर देंगे, नहीं। आपको पहले एक काम करो, मोल्स निकालो। तो गिवन मास बाय मोलर मास, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 2। ऑक्सीजन का मोलर मास 16। 32 लेंगे ना? यस सर, वो 2 है। 32 लेंगे और डिवाइड करेंगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। ये Sir, तो हम डायरेक्ट स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिए थे. नहीं, ये तो मोल्स निकालेंगे तब ना, मोल्स को डिवाइड करेंगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, ठीक है ना? ओके तो 100/4 कितना होता है?
25 100/32 कुछ भी करोगे रफली 3 पॉइंट कुछ 33 के आसपास आएगा ना। यस सर। तो कौन कम आ रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो क्या करोगे अब? ऑक्सीजन और इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो मैंने मेथड भी सिखाया था, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन divided by stoichiometric coefficient will be equal to moles of water divided by stoichiometric coefficient. मास ऑफ ऑक्सीजन या मोल्स तो दिया हुआ, मास का लिखेंगे, मोल्स दिया हुआ है, दिया क्या हुआ है हम लोग निकालेंगे, 100/32 हो गया मोल्स इनटू 1 विद इक्वल टू गिवन मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18. ये समझ आ रहा है ना बेटा आप लोगों को? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के जगह लिख रहे हैं मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर, है ना, इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इसको सॉल्व करोगे तो 100 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 32 कितना आ रहा है? 4 8 जा 32 4 9 जा 225। 225 पे जाएगा रे। 122 पॉइंट कुछ आएगा ना। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। 900/8 ना, 8 1 जा 8 8 0 8 1 जा 8 2 0 8 2 जा 16 4 112.5 आएगा ना। यस सर। 112 आएगा कि 122 आएगा? सर 112। सर 112 से। ठीक है चलो। तो देखा ये वाला लिमिटिंग रिएजेंट जो आज पढ़ाया ना उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अब नया कॉन्सेप्ट मैं आज नहीं पढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि दिमाग फिर घूमेगा आप लोगों का। कोशिश करना कुछ लिमिटिंग रिएजेंट के अभी तो क्वेश्चंस नहीं है यहाँ पे, पर जितना बनवाया ना उसको बनाना। अभी डीपीपी वाला मत छूना, लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन थोड़ा टफ है वो सब। तो आप पहले लिमिटिंग रिएजेंट के पहले सारे क्वेश्चंस को देख लो। एक काम करो, एनसीईआरटी के लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चन सब बनाना। सॉल्ट एग्जांपल में एक क्वेश्चन दिया होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया बनता है, ठीक है? यस सर। उसको आप बनाना, अपने से बनाना, एनसीईआरटी मेथड से मत देखना, वो थोड़ा घुमा के दिया हुआ, ठीक? और सॉल्ट एग्जांपल में जाना, सॉल्ट बोल रहे हैं, एनसीईआरटी बुक के पीछे में जाना। एक्सरसाइज क्वेश्चन जो होता है ना, उन सबको बनाओ और फिर डीपीपी को टच करना, ठीक है ना? पहले ये सब बना लो और जितना मैं पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़ लेना। नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करते हैं, नहीं देते, ठीक है ना? थैंक यू। मुंडी बना हुआ है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। लिमिटिंग रिएजेंट को प्लीज देख लेना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, में ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. चलो मिलते हैं।